आज बात करेंगे हम चिंतामणि के बारे में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का भी नाम है, मगर आज हम जिस चिंतामणि की बात करेंगे वो कोई रचना नहीं बल्कि एक कवि हैं, रीतिकालीन कवि आचार्य चिंतामणि। आगे त्रिपाठी भी है इनके नाम के आगे, पूरा नाम चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या नाम मिलेगा? अक्सर हमारे लिए मिलेगा चिंतामणि। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप रीतिकालीन कवि के बारे में पढ़ेंगे तो ये चिंतामणि नाम आपको दिखाई देगा। जन्म की बात करेंगे तो 1609 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो कानपुर के पास, जो उत्तर प्रदेश है, लखनऊ जिसकी राजधानी है, उसके थोड़ा सा पहले कानपुर पड़ता है। कानपुर में ही एक गांव, एक जगह थी तिकवापुर। तिकवापुर कहाँ? कानपुर। तिकवापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, देखिए चिंतामणि के बारे में कहा जाता है, वैसे चिंतामणि जो है मतीराम के भाई भी हैं। ठीक है, तो चिंतामणि, मतीराम और भूषण, ये कहा जाता है कि ये तीनों भाई थे। ठीक है, और तीनों ही भाई रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवियों में आते हैं। तो चिंतामणि को ये कहा जाता है कि कुछ विद्वान इनका नाम, या खुद चिंतामणि ने कुछ रचनाओं में अपना नाम मणिमाल नाम से भी प्रयोग किया है। तो अगर गलती से कभी पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा रीतिकालीन कवि है जो अपने लिए मणिमाल शब्द का भी, मणिमाल नाम का भी प्रयोग करता है, जैसे आप अगर देखेंगे बोधा, रीति मुक्त कविता में आते हैं बोधा, और बोधा अपने आप को बुद्धिसेन नाम से भी कविता करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि बोधा ने स्वयं को क्या कहा है, तो बोधा ने अपने नाम को बुद्धिसेन भी कहा है। और अगर ऐसे ही कहीं प्रश्न ये आ जाए कि चिंतामणि ने अपने लिए एक और नाम का प्रयोग किया है तो वो कौन सा नाम है, तो ये उनका मणिमाल नाम है। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे केशव की, केशव दास को रीतिकालीन कविता यानी रीतिकाल का प्रवर्तक किस किसने माना? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने माना था, और किसने माना था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन दोनों ने जो है केशव को रीतिकालीन जो कविता है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना था। मगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, अब आपको ये ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है रीतिकाल में, यहाँ से जरूर प्रश्न आता है। और ये सर्वमान्य मत भी है कि केशव दास ही रीतिकालीन कविता के प्रवर्तक कवि हैं, मगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कविता का प्रवर्तक किसको स्वीकार किया है? तो वो किया है चिंतामणि को। यानी शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन कविता का जो प्रवर्तक है, और वो कहते भी हैं कि केशव के, आगे भी हमको इसको बताएंगे कि केशव के 50 वर्ष बाद एक परंपरा चल पड़ी, किसके साथ? चिंतामणि के बाद। जब चिंतामणि ने कविता करी, और चिंतामणि ने कविता कब करी? केशव से लगभग 50 वर्ष बाद। और चिंतामणि के कविता करते ही रीतिकाल की एक परंपरा चल जाती है। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चिंतामणि का प्रवर्तक कवि, रीतिकाल का प्रवर्तक कवि चिंतामणि ठहरते हैं, केशव दास नहीं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि चिंतामणि को प्रवर्तक कवि, रीतिकाल का प्रवर्तक कवि
माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, अगर आप चिंतामणि की रचनाओं की बात करेंगे, चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण रचना जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई है, अधिकतर आती है, नाम भी थोड़ा अलग सा है, कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु, ये जो रचना है चिंतामणि की बहुत बार पूछी गई रचना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो, रसविलास देव की भी रचना थी, हम बता चुके हैं, रसविलास इनकी भी मिलेगी, इसीलिए इनकी कवि कुल कल्पतरु जो रचना है वो अधिकतर पूछी गई है। फिर आप देख सकते हैं श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, काव्य विवेक मिल जाएगी, काव्य विवेक ये भी पूछी गई है, छंद विचार पिंगल। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, अच्छी रचना है काव्य विचार पिंगल। और इसके अलावा एक रचना कृष्ण चरित, ये भी रचना है, रामायण है ना, कई सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम रसविलास रचना की। ठीक है, तो आप ये बात खूब अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे कि जितने भी लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे रीतिकाल में, वे अधिकतर संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित थे। संस्कृत में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे उन्हीं के आधार पर हिंदी में भी जो है आपको लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा दिखाई देगी। ठीक है, तो वैसे ही चिंतामणि ने ये जो रसविलास रचना है, इसमें विवेचना किस चीज़ की गई है, इनका विषय क्या है, तो देखिए इसमें रस की बात की जाएगी, रस का विवेचन आप इस रचना में देख पाएंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को इसीलिए भी अधिक पसंद करते थे क्योंकि ये रसवादी कवि हैं। केशव कैसे थे, अलंकारवादी थे। ठीक है, और चिंतामणि क्या है, ये रसवादी हैं। और रसविलास में क्या है, ये रचना आपको रस की विवेचना करती हुई दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रसविलास रचना है, ये संस्कृत में एक आपको वो रचना भी खूब याद हो जानी चाहिए, भानुदत्त की रसमंजरी, बहुत बार बचा चुके हैं इस रचना को। रसमंजरी किसकी थी, भानुदत्त। किस भाषा में है, संस्कृत में ये रचना है। इसके आधार पर यहाँ से बहुत सारी सामग्री ली गई है। और एक और रचना है 10 रूपक, ये रचना किसकी है, तो ये धनंजय की रचना है। ठीक है, धनंजय ऐसे ही लिखा जाएगा, पूरा ना पहले आएगा और फिर आधा ना आएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धनंजय। ठीक है, तो ये धनंजय की रचना है 10 रूपक। इसके अलावा
संस्कृत में ही एक और विद्वान हुए हैं, विश्वनाथ। इनकी कौन सी रचना है? साहित्य दर्पण। ये काव्यशास्त्र में आती हैं रचनाएं, काव्यशास्त्र में बहुत बार पूछी गई हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। इन तीनों ही रचनाओं के आधार पर भानुदत्त की रसमंजरी, धनंजय का 10 रूपक और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, इसके आधार पर रचना की है रसविलास चिंतामणि ने। ठीक है, तो 3 रचनाओं के आधार पर यहाँ से सामग्री आपको रसविलास में दिखाई देगी। श्रृंगार मंजरी ये रचना है चिंतामणि की, और ये भी इनकी मौलिक रचना नहीं है। यानी ये रचना भी क्या है, एक प्रकार से दूसरी रचनाओं के आधार पर इकट्ठी की गई रचना है, यानी ये मौलिक रचना नहीं है। और कहाँ से ये इसका अनुवाद है, मतलब मूल रचना कौन सी थी जिससे इसका अनुवाद किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में, वर्तमान आंध्र प्रदेश जो है, एक संत हुए थे आंध्र प्रदेश में, अकबर शाह। इनकी रचना थी श्रृंगार मंजरी। इसी रचना का ब्रज भाषा में अनुवाद कर दिया है किसने? चिंतामणि ने। ठीक है, तो ब्रज भाषा में कविता के माध्यम से, है ना, पद्य में, कविता में इसका अनुवाद है। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की मौलिक रचना नहीं है, बल्कि ये अनुवाद है किसका? संत अकबर शाह की रचना की। और अकबर शाह की रचना किस में है, किस भाषा में है? तो ये संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत भाषा में है, उसी का अनुवाद आपको इस रचना में, उसी रचना का अनुवाद आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं छंद विचार पिंगल। ठीक है, और पिंगल आप जानते हैं किसको कहा जाता है? तो पिंगलाचार्य ही छंद के प्रयोक्ता थे, छंद को लाने वाले पिंगलाचार्य, ये नाम है उनका, पिंगलाचार्य। तो उनके द्वारा छंद का पहला प्रयोग किया गया। छंद को लाने वाले, छंद के बारे में बात करने वाले पिंगलाचार्य थे। तो छंद पर जो पिंगलाचार्य के विचार हैं, उस तरीके की बात आपको इस रचना में दिखाई देगी। मतलब छंदों से संबंधित विचार विमर्श किया गया है इस रचना में। जो छंद हैं हमारे, ठीक है, तो इस रचना में किस पे विचार किया गया है? छंद पर। ठीक है, इसके अलावा एक रचना उनकी जो कृष्ण चरित है, वो तो है ही है कृष्ण चरित। इस रचना में भी जो है कृष्ण के जीवन को थोड़ा सा आधार बनाया गया है छंद विचार पिंगल में। मगर सबसे मुख्य क्या है? छंदों का विवेचन, है ना। तो छंदों के साथ साथ कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन आपको इस रचना में दिखाई देगा। कहाँ लिखी थी चिंतामणि ने ये रचना? किसके आश्रय में? कौन राजा थे जिनके आश्रय में रहकर ये कविता की थी? तो मरकंद शाह नाम के एक राजा थे, उनके आश्रय में रहकर ये रचना की थी छंद विचार पिंगल चिंतामणि ने। ठीक है, तो ये तो सामान्य रचना है। हमारे लिए मोस्ट रचना कौन सी है इनकी? कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, ये रचना बहुत मोस्ट है, इसको आप नहीं भूलेंगे। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, और क्या है इस रचना में? ये रचना आपको जितने भी काव्य शास्त्रीय, यानी काव्य के जितने भी अंग हो सकते हैं, काव्य अंगों का विवेचन इस रचना में किया गया है। कविता के जितने भी अंग हो सकते हैं, उन अंगों के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, अब ये पैसे पूछा तो नहीं जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ फिर भी कि ये रचना कहाँ से ली गई है। अधिकतर सामग्री संस्कृत के ग्रंथों से, संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ये रचनाएं की गई हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो कवि कुल कल्पतरु जो रचना है, इसका आधार क्या है, कहाँ से ये ली गई? तो आपको मम्मट की काव्य प्रकाश देख लेंगे। काव्य प्रकाश किसकी रचना है काव्य शास्त्र में? आचार्य मम्मट की। ठीक है, तो वहाँ से सामग्री ली गई।
और रसमंजरी, भानुदत्त की जो रसमंजरी है वहाँ से सामग्री ली गई है। और भानुदत्त की एक और रचना है रसतरंगिणी, वहाँ से भी इसमें सामग्री ली गई है। और अकबर शाह की जो श्रृंगार मंजरी जिसका अनुवाद किया था कविता में, जो अभी हमने बात करी थी, वहाँ से भी सामग्री इस रचना में ली गई है। ठीक है, तो रखना क्या है याद कि ये काव्यांग विवेचन की रचना है कविकुल कल्पतरु। ठीक है, तो कवियों को सारे कुल की जानकारी, कविता कैसे होनी चाहिए, कविता में क्या महत्वपूर्ण है, सारे अंगों की बात, सारे अंगों का विवेचन आपको इस रचना में दिखाई देगा। ठीक है, तो कविकुल कल्पतरु रचना को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, चिंतामणि की। ठीक है, चिंतामणि के संदर्भ में आलोचक क्या कहते हैं? क्या विचार हैं उनके, क्या मत हैं? पहली बात तो आप इस बात को याद रखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कही है ना, जो बार बार एग्ज़ामों में आई है, जो बार बार पूछी गई है, वो यही है। और ऐसे पंक्तियाँ लिखी मिल जाएंगी आपको कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड, अखंड मतलब जो खंड खंड नहीं हुई, जो एक बार शुरू हुई फिर लगातार रहती है, वो उसी को अखंड कहते हैं। खंड मतलब जो टूट टूट के आए, छोटे छोटे हिस्सों में आए, और अखंड का मतलब जो लगातार आए क्रमबद्ध तरीके से। तो हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। चिंतामणि के बारे में ये किसके विचार हैं? ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब केशव ने कविता की, रीतिकालीन कविता, तो केशव के बाद में लोग कविता के उस पक्ष की तरफ आकर्षित नहीं हुए, यानी रीतिकालीन कविता नहीं लिखी गई। रीति से संबंधित कविता, लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा है, वो केशव दास के तुरंत बाद शुरू नहीं होती, बल्कि केशव दास के 50 वर्ष बाद हुए चिंतामणि। और जब चिंतामणि ने पहली बार रीति ग्रंथों की रचना शुरू करी, तो उससे एक अखंड परंपरा चलती है, और इसी आधार पर रीतिकाल का आरंभ इनसे माना जाना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर कहते हैं चिंतामणि केशव दास के बाद रीतिकाल के दूसरे बड़े आचार्य हैं। ये भी कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि अगर रीतिकालीन कविता का दूसरा बड़ा कोई आचार्य है तो वो चिंतामणि है। और पहले आचार्य कौन है उनके हिसाब से? सबसे बड़े केशव दास हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि केशव दास को बड़ा आचार्य भी मानते हैं भाई, और कहते हैं कि आचार्य की कमी भी है उनमें। ये भी कहते हैं कि आचार्य जो होना चाहिए, आचार्य का जो भाव होना चाहिए, वो उसकी कमी भी दिखाई देती है उनको, केशव शुक्ल को। लेकिन वो सबसे बड़ा आचार्य भी मानते हैं। ठीक है, कवि हृदय भी नहीं मिला था, ऐसा भी मानते हैं कि कविता करने की जो सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए वो भी, और जो मार्मिक पक्ष होना चाहिए वो भी केशव में नहीं था। ऐसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव के बारे में कहते हुए दिखाई देंगे। यानी एक प्रकार से देखेंगे तो दो तरीके की बातें आप केशव के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा। लेकिन चिंतामणि के बारे में क्या कह रहे हैं वो, कि चिंतामणि केशव दास के बाद रीतिकाल के दूसरे सबसे बड़े आचार्य हैं।
हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी यानी परंपरा, परिपाटी का मतलब होता है एक प्रकार की परंपरा, परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आते। वे वास्तव में कवि ही थे। आचार्य के गुण नहीं थे, किंतु शुक्ल कहते हैं कि किंतु चिंतामणि इनमें अलग दिखाई देते हैं। कि जो रीतिकालीन कवि हुए हैं, जो हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परिपाटी है, जिस पर कविता करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते। उन्हें हम आचार्य नहीं मान सकते उस तरीके से जैसे कि आचार्य होते हैं, ठीक है, पर वास्तव में वे कवि ही हैं, आचार्य के गुण में नहीं थे, किंतु चिंतामणि इन सबसे अलग दिखाई देते हैं। इसका मतलब भी क्या है? शुक्ल यही कहना चाह रहे हैं कि चिंतामणि में कवि होने का गुण तो था ही, वे कहीं ना कहीं आचार्य भी दिखाई देते हैं, यानी उनमें आचार्य का गुण भी ठीक ठाक है। लेकिन किसके बाद है? केशव के बाद है। तो सबसे बड़े तो केशव ही हैं। चिंतामणि केशव दास के बाद रीतिकाल के दूसरे सबसे बड़े आचार्य, ये भी शुक्ल का विचार है, ठीक है। और हिंदी में रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से माना जाना चाहिए। एक और कोट देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चिंतामणि के बारे में? चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे सरसता यानी बहुत सरल, जिसे आसानी से समझा जाए, सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम की होड़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि मतीराम की कविता ज़्यादा सरस है और चिंतामणि के कविता के सामने, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो यही कहना चाह रहे हैं कि चिंतामणि की कविता कैसी है? वो मतीराम की कविता ज़्यादा सरसता से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम की होड़ करते हैं। लेकिन ठीक है, उस लेवल की सरसता नहीं आती जैसे मतीराम की है, मगर फिर भी चिंतामणि अपने भाई की थोड़ी सी होड़
उसकी बराबरी करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे हम रीतिबद्ध कवियों में। पद्माकर की पद्माकर का जन्म होता है 1753 ईस्वी में। सत्रह सौ तिरपन ईस्वी में जन्म होता है। कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, एमपी मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सागर में नहीं जन्म हुआ था बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा में इनका जन्म हुआ, लेकिन मान्य मत यही है कि ये सागर एमपी के रहने वाले थे, यानी उनका जन्म वहीं हुआ था। कुछ लोगों ने माना है कि नहीं भाई, ये उत्तर प्रदेश के बांदा में। बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं, लेकिन अधिकतर ये सर्वमान्य मत यही है कि लोग सागर को ही इनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। मृत्यु होती है इनकी 1833 ईस्वी में। कविता इन्होंने भी बहुत अच्छी करी है और आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर कविता की है। तो इनके कई सारे आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जिनके दरबार में रहकर कविता करें, यानी कविता के बदले जिस दरबार में रह रहे हैं, जहाँ से उनको कुछ धन दौलत प्राप्त होती है, उसी के दरबार में रहकर कविता भी करते हैं। तो आश्रयदाता कई हैं, जैसे सागर नरेश, रघुनाथ राव अप्पा, रघुनाथ राव अप्पा ये सागर नरेश थे, इनके दरबार में रहे थे। वैसे ही सागर मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, दतिया नरेश महाराज परीक्षित के भी दरबार में रहे थे ये। बाद में राजस्थान जयपुर चले गए थे, तो जयपुर नरेश जगत सिंह के दरबार में भी रहे, वहाँ रहकर भी कविता की। उसके बाद फिर आप ये ग्वालियर में दिखाई देंगे, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया, सिंधिया वंश आपको गुजर वहीं दिखाई देगा ग्वालियर में। आज जो ज्योति आदित्य राय सिंधिया जो दिखाई देते हैं हमारी कैबिनेट में, पिछली बार थे, इस बार तो शायद पता नहीं है, तो वहीं ग्वालियर में ही ये आपको सिंधिया वंश दिखाई देगा। इसके अलावा फिर ये राजस्थान उदयपुर भी गए, उदयपुर नरेश भीम सिंह के यहाँ। इनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ घूमे और किस किस के दरबार में रहकर कविता करी। ठीक है, और पद्माकर ने कविता बहुत अच्छी है इनकी। अगर आप जब कविता देखेंगे सुनेंगे तो बड़ा आनंद आता है आपको। रचनाएं क्या हैं इनकी पद्माकर की? एक तो है हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली अच्छी रचना है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई है। और विरुद्धावली का मतलब क्या है? क्योंकि ये थोड़ा विरुद्धावली ऐसा लगेगा कि क्या उनके विरोध में कविता करी है। तो विरुद्ध का मतलब है यश, उनकी प्रशंसा। तो विरुद्धावली का मतलब क्या हो जाता है? यश की गाथा, यानी वो कितने शौर्यवीर थे उसकी गाथा।
यश की गाथा आपको इस रचना में दिखाई देगी। हिम्मत बहादुर नाम से ही थे। और हिम्मत बहादुर, या आप इनका नाम अनूपगिरी भी मिलेगा। इस राजा का जो नाम है अनूपगिरी, ठीक है। तो हिम्मत बहादुर या अनूपगिरी की जो है वो प्रशंसा करते हैं। उनकी वीरता का वर्णन है, यानी ये वीर रस की प्रधान रचना है। उनकी गाथा का वर्णन है, उनमें कितना यश था, वो कितने वीर थे, इसकी बात आपको हिम्मत बहादुर विरुद्धावली रचना में दिखाई देगी। और एक बार पूछा गया था कि हिम्मत बहादुर विरुद्धावली जो रचना है इसमें किस रस की प्रधानता है, तो नाम से ही पता चल रहा है वीर रस की प्रधानता है इस रचना में। इसके अलावा रचना है इनकी पद्माभरण, पद्माकर की रचना पद्माभरण, ये भी बहुत अच्छी रचना है। इस रचना में मिलेंगे आपको अलंकार का विवेचन, अलंकार का विवेचन किया है इस रचना के अंतर्गत। पद्माभरण, बहुत पूछी गई रचना जगत विनोद, अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है पद्माकर की रचना जगत विनोद, ठीक है। तो अब अभी हमने आपको बताया था जयपुर के जो शासक थे जगत सिंह, उन्हीं के दरबार में रहकर ये रचना लिखी है उन्होंने। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहकर जगत सिंह की ही प्रशंसा आपको इस रचना में दिखाई देगी, ठीक है। उनकी वीरता, उनकी प्रशंसा, उनके बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे। ये जो ग्रंथ है जगत विनोद, ये माना जाता है पद्माकर का रीति ग्रंथ, कि ये एक प्रकार का रीति ग्रंथ है, यानी ये लक्षण ग्रंथ है जगत विनोद, ठीक है। इस रचना को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जगत विनोद को, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। अगर इसकी बात करेंगे तो आप इसमें अध्याय कितने हैं, 6 अध्यायों में ये रचना आपको दिखाई देगी जगत विनोद, ठीक है। और प्रकरण कहा गया है अध्यायों को, जो 6 अध्याय हैं। और जगत विनोद में रीति ग्रंथ है, तो रीति ग्रंथ का मतलब क्या है, इसमें नायिका भेद भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो 9 रस हैं हमारे, नवरस जिसको हम कहते हैं, पूरे 9 के रसों की व्याख्या, उनकी विवेचना आपको मिलेगी। और जगत सिंह की प्रशंसा है, यानी उनकी वीरता का भी वर्णन आपको इस रचना में मिलेगा। बहुत अच्छी रचना है, सबसे ज़्यादा अधिकतर बार पूछी जाती है पद्माकर की जगत विनोद, या फिर आपको हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। हलंत है ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पद्माकर, ठीक है। द और या को मिला देंगे, द और माँ को, तो पद्माकर हो जाएगा। और अलग करके लिखेंगे तो आपको प अद द म और कर, पद्माकर, ठीक है। तो ये ऊ की मात्रा नहीं बल्कि हलंत है, आधा द है। जगत विनोद याद रखिएगा, इस रचना को भूलना नहीं है। क्या याद रखना है, दोबारा बता देता हूँ, रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ होने का मतलब क्या है कि आपको इसमें नायिका भेद मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 9 रस, जितने भी नवरस हैं, नवरस का विवेचन है,
पूरे 9 के 9 रसों का विवेचन आपको इस रचना में मिलेगा। जगत विनोद 6 अध्यायों में विभक्त है, 6 चैप्टर हैं इसमें, और चैप्टरों को, अध्यायों को क्या कहा गया है? प्रकरण। और इसके अतिरिक्त इनके नाम के साथ भी जाएंगे आप जगत विनोद, तो यानी राजा जो नरेश हैं, जयपुर नरेश, जगत सिंह, उनकी प्रशंसा, यानी कुछ हद तक उनकी वीरता का वर्णन भी आपको इसमें दिखाई देगा। प्रबोध पचासा, ये भी रचना है उनकी, पद्माकर की। और प्रबोध पचासा में भक्ति से संबंधित कविता दिखाई देगी, नीति की बात करते हुए दिखाई देंगे आपको इस कविता में, है ना। वैराग्य मिलेगा, संन्यास, वैराग्य या ज्ञान की बात। तो प्रबोध पचासा जो है एक प्रकार से भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित या वैराग्य से संबंधित जो बातें हैं वो आपको प्रबोध पचासा में दिखाई देंगी। इसके अतिरिक्त आप एक और रचना याद रखेंगे, गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी में क्या है? माँ गंगा की स्तुति है, माँ गंगा का वर्णन है, गंगा नदी के बारे में उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनकी आरती इस रचना में की गई है। इसके अलावा राम रसायन, ठीक है, ये भी एक रचना है। और जो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण है उसी के आधार पर दोहा चौपाई में ये रचना करी गई है, वाल्मीकि रामायण के आधार पर। ठीक है, और रामकथा से संबंधित ये रचना है। पद्माकर के बारे में आलोचकों के मत या विचार आप कह सकते हैं। रीतिकाल को आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें, अधिकतर प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। पहला वाक्य जो पद्माकर के बारे में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, पद्माकर लक्षण ग्रंथों पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद जो कवि आए हैं वो इतने प्रसिद्ध नहीं रहे, ये अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। और ये बात कह रहे हैं आचार्य शुक्ल, कहाँ कहते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास में, कि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद की रचनाएं तो लिखी गई हैं रीतिकाल में, लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए हैं, लेकिन उतना प्रसिद्ध कवि फिर कोई और नहीं हुआ। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। आचार्यत्व के साथ, आचार्यत्व का मतलब हो गया उनमें आचार्य का गुण भी था। ठीक है, तो आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में
पद्माकर ख्याति ख्याति कहते हैं प्रसिद्धि, फेमस को, फेमस होना। अदख्यति ख्याति, ठीक है, प्रसिद्ध होना। पद्माकर ख्याति आचार तत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर ख्याति प्राप्त रीतिकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देते हैं। कि आचार्य के साथ साथ श्रेष्ठ कवियों के रूप में पद्माकर ख्याति प्राप्त रीतिकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देते हैं। इतने ही अच्छे और सुंदर कवियों में इनकी गिनती की गई और ये बात कही डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कहाँ की? तो उन्होंने की अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मैं रचनाओं का नाम इसलिए याद करा देता हूँ बार बार कि आप आलोचकों ने कौन सा इतिहास लिखा है, इतिहासकार ने, उसका नाम याद हो जाए कि डॉक्टर बच्चन सिंह कौन है। हरिवंश राय बच्चन एक कवि हुए हैं जो अमिताभ बच्चन के पिता थे, जो आपको हालावाद में दिखाई देंगे, जो छायावाद के समकालीन जो एक काव्यधारा चली थी हालावाद की, वहाँ आपको हरिवंश राय बच्चन दिखाई देंगे जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। मगर ये बच्चन सिंह हैं, ये इतिहासकार हैं, साहित्य इतिहासकार हैं, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती हुई भाषा और सरल भाव व्यंजना नहीं मिलती। किसने कहा? शुक्ल। अब आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि मतिराम की कविता कितनी सरल कविता रही होगी कि उनके भाई चिंतामणि भी उनसे होड़ करने की कोशिश करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती हुई भाषा और सरल भाव व्यंजना नहीं मिलती। यानी मतिराम की सी अगर कहीं सरल व्यंजना मिलती है, सरल भाव व्यंजना मिलती है, तो वो पद्माकर के यहाँ पर दिखाई देगी। तो रीतिकालीन कविता में आपको पद्माकर हो या मतिराम हो, ये कवि के रूप में बहुत ज़्यादा सरलता का जो भाव हो, भाषा की जो सरलता हो या भाव व्यंजना हो, वैसी आपको और कहीं नहीं दिखाई देगी। और ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। मतिराम के
रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद। और आप याद रखिए, जगत विनोद एक ऐसी रचना थी, ये रीति ग्रंथ था जिसमें आपको न्याय का भेद भी दिखाई देगा, नवरस की बात भी दिखाई देगी और जयपुर नरेश जगत सिंह के प्रशंसा भी आपको इस रचना में दिखाई देगी। ठीक है, तो जगत विनोद काव्य रसिकों, कविता में रस लेने वाले लोग थे, काव्य रसिकों और अभ्यासियों, जो अभ्यास करते हैं कविता की, अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। लोगों के गले में याद रहता था। कंठहार का मतलब ये होता है कि वो मुंह जवानी गले में याद रहता था उनको। तो मतीराम का एक तो रचना थी रसराज ऐसी, और दूसरी रचना जो है वो पद्माकर की जगत विनोद है। ऐसा कह रहे हैं कि जो काव्य रसिक होते थे, जो कविता को पढ़ने में आनंद लेने वाले लोग होते थे, या जो अभ्यासी होते थे, जो कविता की बहुत ज़्यादा अभ्यास उनको होता था, ऐसे लोगों के हृदय में, उनके गले में ये ऐसे ही याद रहता था। यानी ये इतनी प्रसिद्ध रचना थी, यानी इसकी कविता इतनी अच्छी थी। और ये बात कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्माकर के जगत विनोद के बारे में। ठीक है, तो रीतिकालीन कविताओं में अब आपको पता चला कि मतीराम की रसराज और जगत पद्माकर का जगत विनोद ये बड़ी अच्छी रचनाओं में नाम आता है। एक जगह भाषा की तुलना करते हुए कहते हैं शुक्ल पद्माकर की, इनकी भाषा में अनेक रूपता, यानी एक वाक्य, वो एक शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं जिसके कई सारे रूप या कई सारे अर्थ दिखाई देंगे, कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है। और इनकी कौन की? पद्माकर की। ठीक है, हम पद्माकर के बारे में पढ़ रहे हैं कि पद्माकर की भाषा में अनेक रूपता है, जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। गो माने होता है इंद्रियां, और स्वामी माने उनका मालिक, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, यानी अब वो किसी का गुलाम नहीं है, इंद्रियों का गुलाम नहीं है, वो जो भी कुछ सोचता है वो सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि पद्माकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ऐसी भाषा में जो अनेक रूपता है वो रीतिकाल को तो छोड़ो, बल्कि कहाँ जाके दिखाई देती है? ऐसी तो तुलसीदास में ही है, इतनी भाषा की अनेक रूपता जो पद्माकर ने प्रयोग की है। तो बहुत बड़ी बात थी पद्माकर के लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा की अनेक रूपता के बारे में तुलना की है तुलसीदास से। तो रीतिकालीन कवियों में पद्माकर की भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस रूप में, अनेक रूपता के संदर्भ में। ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही विचार है। और कहाँ लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास उनका, आप उस ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा। भाषा की सब शक्तियों पर इस कवि का, इसका मतलब पद्माकर का, ठीक है, क्योंकि हम पद्माकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस कवि का अधिकार दिखाई देता है। ये जो पद्माकर हैं, भाषा की जितनी भी सब शक्ति हैं, और सब शक्ति कौन सी हैं? अविधा, लक्षणा और व्यंजना,
उन सारी शब्द शक्तियों पर इनका अधिकार है, यानी जैसे चाहें उसका ये प्रयोग कर सकते हैं, कविता में देखने को मिलेगा। ठीक है, पद्माकर के बारे में इतना काफ़ी है। अब हम थोड़ा सा रसलीन के बारे में देख लेते हैं। ये भी रीतिकाल में बहुत पूछे जाते हैं। प्रमुख कवियों में, रीतिकालीन प्रमुख कवियों की जब बात करेंगे तो आप रसलीन को इनकार नहीं कर सकते हैं। और रसलीन भी हमारे कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि। ठीक है, रसलीन। और इनके समय की बात करेंगे तो लगभग 1699 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और बहुत कम उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। मात्र कुछ 50-51 साल जिए तो 1750 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कहाँ जन्म हुआ? तो बेलग्राम हरदोई, आपको एक जगह मिलेगी उत्तर प्रदेश में, बेलग्राम हरदोई। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। यहाँ जो है इनका जन्म हुआ। रसलीन रीतिकालीन कवियों में, मुस्लिम कवियों में आते हैं। ठीक है, जैसे रसखान है मुस्लिम कवि भक्ति काल में, वैसे ही आपको रीतिकाल में रसलीन दिखाई देंगे। और रसलीन का ये बहुत बार पूछा गया कि इनका असली नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था। रसलीन तो ये इनका असली नाम नहीं है, तो इनका असली नाम है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी रसलीन का मूल नाम था, असली नाम था, पूरा नाम था। ठीक है, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि रसलीन का नाम क्या है, बताइए रसलीन का पूरा नाम क्या था या रसलीन का मूल नाम क्या था। तो रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। दो ही रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, याद रखने की रचना है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहली है उनकी अंग दर्पण। ठीक है, 1737 ईस्वी में ये रचना लिखी उन्होंने। और दूसरी रचना है उनकी रस प्रबोध। ये बहुत पूछी गई एग्जाम में, 1742 ईस्वी में ये रचना करी थी रसलीन में। दो ही रचना है मुख्य रूप से, आप इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सैयद गुलाम नबी यानी रसलीन की रचनाओं को। क्या है इस रचना में? अंग दर्पण में नक्सिक वर्ण, ठीक है, यानी नक्सिक वर्ण आपको इस रचना में दिखाई देगा। किसका? नायिका का। नायिकाओं के बारे में उनका नक्सिक वर्ण करते हुए ये दिखाई देंगे, अंग दर्पण। ठीक है, आप इसी से अनुमान लगा लेंगे। अंग माने शरीर, शरीर का कोई हिस्सा अंग, तो अंग दर्पण है। और अंग दर्पण है तो मतलब आप एक एक अंग को शीशे में देख सकते हैं, दर्पण में देख सकते हैं नायिका के शरीर को। तो ये नक्सिक का वर्ण आपको इस रचना में दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा इस रचना की प्रभावशाली बात क्या है? तो इस रचना में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कार। इतना सुंदर प्रयोग आपको उपमा और अलंकारों का, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग, उनका चमत्कारपूर्ण वर्ण आपको इस रचना में मिलेगा। ठीक है, तो उपमा बहुत अच्छा प्रयोग किया है इन्होंने और उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है अंग दर्पण में। छोटी सी रचना है, कुल 180 छंद हैं इस रचना में, ज़्यादा नहीं है, मात्र 180 छंदों में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक पंक्ति आती है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ब्रज भाषा सीखनी रची। ब्रज भाषा सीखनी रची, कि सीखने के लिए जो रची है, अर्थात मैंने इसकी रचना ब्रज भाषा सीखने के लिए की थी। किसकी? अंग दर्पण की। जब वो अंग दर्पण लिख रहे थे रसलीन, तो कह रहे कि मैंने ब्रज भाषा सीखने के लिए ही ये पूरी रचना कर दी है। तो खुद ब खुद भाषा भी सीख रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये पंक्ति आती है, ब्रज भाषा सीखनी रची,
रचना की है सीखने के लिए ब्रज भाषा को। अंग दर्पण में ही ये पंक्तियां हैं रसलीन की। ये जो रचना है अंग दर्पण, इसके बारे में कहा जाता है, और खासकर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये वाला जब इनका हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य भाषा और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं इनके बारे में, इस रचना के बारे में, अंग दर्पण के बारे में? रीतिकाल में नखशिख वर्ण से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। कि अगर किसी रचना में मौलिकता है, किसके संदर्भ में? नखशिख वर्ण के संदर्भ में। मौलिकता का मतलब कि किसी से उधार नहीं ली गई चीज़ें हैं, यानी उनकी अपनी खुद की मौलिकता है, उन्होंने खुद से विचार विमर्श किया है। अगर ऐसी रचना नखशिख वर्ण के संदर्भ में देखी जाए रीतिकाल में, तो अंग दर्पण सबसे उल्लेखनीय रचना हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण रचना हो जाती है कि ये रसलीन की, सैयद गुलाम नबी की अपनी खुद की मौलिक उद्भावना है। और ऐसा कौन कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। कहाँ कहते हैं? हिंदी भाषा साहित्य और संवेदना का जो विकास है उस अपनी पुस्तक के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा एक और रचना है इनकी, तो अंग दर्पण हो गई, रस प्रबोध। रस प्रबोध नाम से ही पता चल रहा है, रस के बारे में बात है, यानी नव रस जितने हैं उन नव रसों का विवेचन, नव रसों की विवेचना आप इस रचना में देख सकते हैं, उनके बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे रसलीन। किस पे अधिक ध्यान है उसमें? जैसे हमने देखा अंग दर्पण में क्या था, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों पर बहुत ज़्यादा जोर है। इसमें आपको मिलेगी उक्ति, उक्ति वैचित्र। उक्ति वैचित्र का पूरा भाव आपको इस रचना में दिखाई देगा, यानी अपनी बात को वो घुमा फिरा के कह रहे हैं। तो चमत्कार प्रदर्शन पर बहुत ध्यान दिया गया है, अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने पर। बड़ी रचना है, वहाँ तो कुल 180 छंद हैं अंग दर्पण में, और जो रस प्रबोध है इसमें मिलेंगे आपको 1155 छंद। तो ये थोड़ी बड़ी रचना है, दीर्घ रचना है। ठीक है। पंक्तियां नहीं भूलेंगे आप, ये रचना, ये पंक्ति जरूर याद रखेंगे, याद कर लें आप। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी
झुकी परत जेहि चितवत एक बार। जिसने भी उस चित्त को एक बार देख लिया वो जीने मरने लगते हैं, झुक झुक कर मुड़ मुड़ कर उसको बार बार देखते हैं। अंग दर्पण की रचना, अंग दर्पण से ये पंक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्यों महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवन एक बार। जिसने भी उस चितवन को एक बार देखा वो जीने मरने लगता है। ठीक है, तो ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। आप इन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये पंक्ति रसलीन की पंक्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि रसलीन के बारे में, रसलीन अच्छे कवि होने के साथ साथ क्या थे? एक अच्छे सैनिक भी थे। यानी वो क्या थे? योद्धा थे। और योद्धा होने के कारण वो एक युद्ध हुआ था राम चेतोनी का युद्ध। ठीक है, राम चेतोनी कोई जगह है, वहाँ कोई युद्ध हुआ था और उस युद्ध में लड़ते हुए रसलीन मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी मारे गए। तो वो सैनिक भी थे, योद्धा भी थे और युद्ध में युद्ध करते हुए एक कवि की मृत्यु होती है। ठीक है, और कहते हैं कि संगीतज्ञ भी थे, बड़ी अच्छे गाते भी थे, बड़ा अच्छा बजाते भी थे। तो संगीतज्ञ भी थे, तीरंदाज भी थे, योद्धा भी थे और अच्छे सैनिक भी हैं। और ये पंक्ति आप नहीं भूलेंगे, अमिल हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना। कल हम थोड़े से और कवियों को देखेंगे।